नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को पहले ले आइए स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। जब न्यूज के सारे धुरंधर सिर्फ या तो मिडिल ईस्ट में उलझे हैं, कुछ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में उलझे हैं और कुछ मोदी को चुनाव जिताने में उलझे हैं, उस बीच में हॉट टॉपिक में हमने आज ऐसी खबर चुनी है जिसमें शायद मजा आपको कम आए, शायद कम आए, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, मेरी भी और हेमंत अत्री की भी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मजा आए ना आए, सच जरूर सामने। मजा और सच में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। कई बार क्या, अक्सर सच जो होता है ना, उससे मजा नहीं आता। तो सच सामने लाना जरूरी है। और सच ये है कि इस देश में बेशर्म गोदी जब डंका बजा रहे थे साहेब का, 56 इंच की छाती वाले धुरंधर का। अब धुरंधर, अब तो धुरंधर कहना पड़ेगा ना। कुछ जो है फिल्म इंडस्ट्री में कुछ आदित्यधर पैदा कर दिए हैं। वो पाकिस्तान थर थर कांपा नोटबंदी के डायलॉग लगा करके फिल्में बना रहे हैं। आप सोच लीजिए जरा, वो फिल्में इस देश को दिखा करके उनके आंखों पर पट्टी बांधने की एक नई कोशिश है। अब ये आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जब सब एक्सपोज हो गए, सब एक्सपोज है, आईटी सेल एक्सपोज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक्सपोज, इन सब पर लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। तो आदित्यधर प्रोडक्शन चल रहा है आजकल। आदित्यधर एक नाम नहीं, अब विचार है। ये छांट छांट करके, और ऐसे आदित्यधर कई इंडस्ट्री में घूम रहे हैं। ये इंडस्ट्री है जो इंदिरा गांधी को भी आईना दिखा दी थी। आज ये इंडस्ट्री है जो 56 इंच की छाती के सामने 6 इंच की जीभ निकाल करके और धरातल को चाट रही है एकदम रफ्तार से। तो जब ये डंका बजा रहे थे बेशर्म गोदी, उस वक्त अस्पताल से लेके विधानसभा तक, अस्पताल से लेके विधानसभा तक मोदी की ढोल फट गई, उसी वक्त फट गई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि राहुल के घोड़े, राहुल गांधी भाषण में बताते हैं ना, घोड़े शादी के, बारात के, युद्ध के, राहुल के घोड़े मोदी की सेना में जाके खड़े हो गए। अब ये सब खबर अभी आपके सामने आएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। आप सबसे पहले अंबानी जी के हेडलाइन दिखाइए। अंबानी जी की हेडलाइन इसलिए कह रहे हैं कि अंबानी जी का चैनल है, प्रतिष्ठान है होरमुज। ये ओपिनियन इनके यहाँ दिया गया है और ये ओपिनियन एडिटोरियल का है। ये ओपिनियन जिसके जरिए मतलब नाम डालते हैं ना, एसोसिएट एडिटर का नाम डाल के है। होरमुज संकट, होरमुज में संकट लेकिन भारत में राहत। ये आप सुन करके अगर मतलब बेहोश ना आदमी हो जाए, छींटा ना मारना पड़े तो क्या करें। होरमुज में संकट लेकिन भारत में राहत, मोदी कवच से रसोई सुरक्षित। अब अगर इसको, जो भी ये लिखा है, इसको असरफियां न दी जाए तो क्या किया जाए। लेकिन मोदी के राज में देखिए, इतना लोग कहते हैं महंगाई, मामला इतना सस्ता हो चुका है कि ये पार्ले बिस्कुट पर सब पले पड़े हैं। इन्हें असरफिया नहीं, इन्हें 5 रुपए पार्ले बिस्कुट पर सब पल रहे हैं। मोदी कवच से रसोई में राहत। हेमंत भाई कल्पना करना, आप बोलते समय तब थोड़ा और वो जो तेज आएगा आवाज में, ये सब पढ़ने पे भीतर से आग निकलती है। अब जरा विजुअल दिखाइए, विजुअल दिखाइए, पहला विजुअल लाइए। पहले सुनिए, ऑडियो खोल दीजिए, कुछ बोल रहे होंगे तो आवाज भी आ जाएगी। चूल्हा भैया देखिए। ये कौन सी जगह है ये? प्यारे लाल है जी। प्यारा अस्पताल। यहाँ खाना किसके लिए बन रहा ये प्यारे लाल अस्पताल मेरठ में बता रहे हैं। ये मेरठ का, उत्तर प्रदेश में मेरठ का सरकारी अस्पताल है। वहां मरीजों के लिए खाना बन रहा है। कैसे? चूल्हा बना के, लकड़ी लगा करके मरीजों का खाना बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ का विजुअल बताया जा रहा है। अब अगले विजुअल पर आइए। ये तो मतलब मान लीजिए वैसे वीडियो आया है सोशल मीडिया के जरिए, तो इसकी पुष्टि हो सकता है, थोड़ा सा कोई डाउट कर दे। ये तो पीटीआई का है, ये पीटीआई का है। देखिए, भड़क रही है चूल्हे में आग।
और ये जगह पता है कौन सी है? विधानसभा। विधानसभा में चलो जैसे सही सही। लड़ाई यहाँ चली हुई है उसकी वजह से हमारे गैस की किल्लत हुई है और उस वजह से हम लोगों ने एक कदम उठाया है कि हम लोग अपना कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोग गैस को सुविधा दें और आजकल जैसे हमारी विधानसभा चली है तो वहाँ का खाना भी हम लोग इस लकड़ी पे ही बना रहे हैं, लकड़ी के चूल्हे पे। और बाकी जो छोटा मोटा है हमारे गैस पे यहाँ आ रहे हैं उनको भी हम यही खाना परोस रहे हैं। जितना हमारे से हो रहा सर हम उतना प्रयास कर रहे हैं। समझिए, ये प्रयास करना पड़ रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग कह देंगे कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए मैं सब जो है माइनस प्लस सब समझ के बता रहा हूं कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस शासित राज्य में करवाया जा रहा है। तो मेरठ में तो उत्तर प्रदेश से वहां पे तो कांग्रेस का शासन है नहीं। हाँ, अब मेरठ वाले पे आप लोग कह सकते हैं, अगर नहीं आप लोग के दिमाग में है तो मैं आइडिया दे रहा हूं भक्तों को। वहां पर योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक में कितनी बनती है सबको पता है, दोनों डिप्टी सीएम में। और ब्रजेश पाठक के पास हेल्थ महकमा है। तो आप लोग के लिए आइडिया बता दे रहा हूं भक्तों के लिए कि ये लिख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक चुपके से फोन करके मैसेज करवा करके योगी को बदनाम सबको करने पता है। के लिए ये करवा रहे हैं। चलिए, अब जरा केंद्र सरकार की तरफ से आज का 1 घंटे पहले का बयान सुनिए। चलाइए भैया। इसी क्रम में कल एक और लेटर भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट किया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्टेप्स उठाए जाएं और जहां पर भी वायलेशन मिलता है वहां पर कानून के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाए। इसके अलावा हमारे राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप हो गए हैं। लगभग 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप हो गई हैं। I will like to say that all the district collectors, food and civil supplies officials have a prime role in controlling black marketing and hoarding. The states and the union territories are also requested to give daily press briefing to help disseminate the correct information. State and union territories are also requested to establish helpline numbers and ensure wide publicity at regular intervals so that the panic or the rumors can be controlled. सुना आपने? ये सुजाता शर्मा हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। क्योंकि हरदीप पुरी इतने छोटे मामलों पे नहीं, तो सुजाता शर्मा ही ब्रीफ कर रही हैं। हरदीप पुरी भी रहे हैं, डिप्लोमेट अफसर रहे हैं, तो लेकिन अब नहीं, अब बहुत ऊपर हो चुके हैं, तो ये लोग सुजाता शर्मा के जिम्मे हैं। इस ब्रीफिंग में कालाबाजारी रोकने के लिए उस सब पे राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये कालाबाजारी की वजह से अस्पताल से लेके विधानसभा तक लकड़ी चूल्हे पे खाना बन रहा है। हेमंत भाई, पहले इसी जवाब दीजिए, फिर आएंगे हम कांग्रेस के घोड़ों को पहचानेंगे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी का कवच तो पूरे देश के लिए है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अंबानी के लिए भी है, अडानी के लिए भी है, सारे पूंजीपतियों के लिए है। बस रह गए तो 143 करोड़ जो बाकी हैं, जो उनके कवच से कहीं ना कहीं उनसे बाहर है। और ये कोई पहली बार भी नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। जिस तरीके की लाइनें लगी हुई हैं सारे जिला मुख्यालयों पे और जगह ब्लॉक मुख्यालयों तक, उसकी आपको बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। और आरएसएस की एक फिलॉसफी है जो दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है, जो पिछले साल लाल किले पे गूंजी थी। और उसका साधारण सा आशीष भाई कि किसी भी समस्या को स्वीकार मत करो, स्वीकार नहीं करोगे तो हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है। 2020-21 में आपने देखा था कोरोना के दौरान 50 लाख लोग मरे। ठीक, सरकार ने माना क्या 50 लाख मरे? पहली बात। सारे देश के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए हाहाकार था। 50-100 तो कम से कम मैंने भिजवाए होंगे लोगों को कह के। तो सरकार ने स्वीकार नहीं किया, कोई समस्या नहीं। जब उससे पहले जब नोटबंदी की बात आई थी, अगर आपको ध्यान हो, उस समय आपने देखा था कि पूरे देश में लोग लाइनें में लगे हुए थे। मोदी जी कह रहे थे कैश की कोई कमी नहीं। तो सबसे फॉर्मूला बेहतरीन क्या होता है आशीष भाई, कि आप समस्या को स्वीकार मत करो,
उसके बाद किस तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं। जब स्वीकार ही नहीं करोगे समाधान कौन पूछेगा। और फिर जो रईसी कसर है वो ये जो आपके मित्र है जो कवच वाले कि मोदी कवच से सब ठीक है, उस काम बाकी को वो पूरा कर लेते हैं। हमें इस पूरे उसको देखना पड़ेगा कि ये है क्या। पूरी की पूरी व्यवस्था इस तरीके की बढ़ा दी गई है कि लोग कुछ भी होता रहे, रिपोर्टिंग वो होगी जो सरकार चाहेगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्ट साउथ ब्लॉक से आएगी। उसके बाद आप जो मर्जी आप लाइन में खड़े रहो, मरते रहो, धूप में रहो, सिलेंडर चोरी कर लो, सिलेंडर के लिए झगड़ा कर लो, एजेंसी वाले का सर फोड़ दो, सिलेंडर लूट के ले जाओ। आज मैं तमाम खबरें देख रहा था, सिलेंडर लूट लिए, आप सिलेंडर ले रहे थे, मैंने आपसे छीन लिया। वो सारी चीजें इस देश के अंदर बहुत सामान्य सी चीजें, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि 3-4 राज्यों में चुनाव आ गए, 5 राज्यों में, बड़े राज्यों में, और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या बंगाल की है। आप क्या सोच रहे हो, जिस तरीके से 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ और अगले ही दिन 60 रुपए गैस सिलेंडर बढ़ा दिए, तो आपको क्या लगता है कि पेट्रोल और डीजल वैसे ही बचे हुए हैं? ये इस देश के लोगों का सौभाग्य है, ये संयोग है, ये चुनाव आ गया। वरना जैसे 60 रुपए सिलेंडर के बढ़ाए थे ना, अब तक तेल 120-125 जा चुका होता पेट्रोल डीजल, लेकिन चुनाव सिर पे खड़े हुए, वो एक आफत हो जाएगी। इसको आपको देखना पड़ेगा। एक तरफ तो सरकार क्या कह रही है कि रसोई गैस की कहीं कोई कमी नहीं है, सामान्य रूप से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति हो रही है। तो जो मैंने आपको कहा कि लोग शौक में खड़े हुए कि लाइनों के अंदर धक्का मुक्की कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक से हो रहा है तो मुझे कुछ सवालों के जवाब बता दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में मेन कोर्स का खाना क्यों बंद हो गया, बताएंगे जरा? अयोध्या में चलने वाली राम रसोई क्यों बंद हुई, जहां 25,000 तीर्थ यात्री प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करते हैं? अयोध्या में राम रसोई की बात कर रहा हूं। मोदी जी के कवच वाले, मेरे ऐसी उम्मीद कर सकते हो आप, गलतफहमी आपको होगी, मुझे भी है, कि मोदी जी का कवच अगर सबसे ज्यादा कहीं होगा तो वाराणसी में होगा, उनका निर्वाचन क्षेत्र है। उसके अन्नपूर्णा मंदिर में आशीष भाई 35 साल से तीर्थ यात्रियों के लिए जो अनवरत रसोई चलती थी वो भी बंद है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे अपनी कैटरिंग सर्विस क्यों सीमित करने जा रही है, इसका जवाब बता दीजिए। चलो, कांग्रेस तो मोदी विरोधी है, अफवाहें फैलाती है सारी, आप भी वही काम करते हैं, तो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर कैंटीन क्यों बंद हुई, ये बता दीजिए। देश भर के तमाम होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबे वो क्यों बंद हो रहे हैं, इसका कोई जवाब बता दे। तो आप ये समझिए कि समस्या आज की नहीं है, ये समस्या क्या है आशीष भाई, मैं बताता हूं आपको। जो स्टोरेज होती है ना गैस की स्टोरेज बहुत महंगी पड़ती है, तो सरकार ने क्या किया कि गैस आती रहे और लगती रहे, स्टोरेज की कभी व्यवस्था नहीं की। 12 साल से जो सरकार लगातार सत्ता में है, जो अपने आप को विजनरी सरकार कहती है, ये उसका फर्ज बनता था कि कुछ न कुछ ऐसे जुगाड़ करे गैस भंडारण का कि आपात अवस्था में कोई स्थिति ये बने ना। जो है आज तक ये कुछ नहीं किया गया। भारत जो है 10 साल पहले अपनी जो जरूरत थी उसकी 41% एलपीजी आयात करता था आशीष भाई, ठीक। तो आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बजाय आपने क्या किया, आप अपनी जरूरत का 60% आयात करने लगे, और उस 60% का 60% हार्मोन से आता है। तो वैसी सूरत में आपको केवल एक ही चीज बचा सकती है, आप इसको व्यंग में मत लीजिएगा, इसको केवल मोदी का कवच ही बचा सकता है, अंबानी का चैनल ही बचा सकता है। आपको सिलेंडर लड़ा तो लाइन में चले जाइएगा, वो कोई समस्या नहीं, लेकिन कवच का भरोसा रखिएगा। जो परिस्थितियां पूरी फील्ड में है, आपने कितनी बार ये देखा कि किस तरीके से जो पोमेरियन है, आपने कहा पार्ले का बिस्कुट 5 रुपए का, एक छोटा पैकेट भी आ गया, उसमें 6 बिस्किट होते हैं, मेरे ख्याल वो 2-2.5 का आता होगा, मैंने पूछा नहीं। आजकल वो भिखारियों को लोग बांटते। तो आपने पीछे नोएडा में देखा होगा, एक रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के ऊपर कुछ लोग जमीन पे बैठ के भोजन का आनंद ले रहे थे। तो उस दिन आपने कहा था शो करेंगे, मैंने कहा भाई इस पे हम नहीं करना चाहिए, हमें नहीं, भाईचारे की बात है। लेकिन अब ये इस्टेब्लिश हो गया, जो आपने ये एडिटोरियल दिखाया ना, इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं। कोई नया नवेला कोई रिपोर्टर कर दे खबर इस तरह की नासमझीपूर्ण, और उसको भी डेस्क को देखनी चाहिए। ये तो भाई साहब एडिटोरियल है, इसको तो एसोसिएट एडिटर लिख रहा है। तो वो एसोसिएट एडिटर इसीलिए एसोसिएट एडिटर है कि वो मोदी जी के, जो आपने क्या शब्द बताया था, वो कवच, वो एसोसिएट एडिटर भी उस कवच के कारण ही है। अगर मैं संपादक होता तो उसको रात को ही घर भेज देता कल कि भाई साहब आप कुछ और कर लीजिए। तो उस कवच के कारण, कवच कुंडल जो भी होगा, उसी के कारण वो भाई एसोसिएट एडिटर बना। मुझे नहीं पता वो किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है वो बड़ी दुर्दांत प्रतिभा है, और वो हर काम करने में सक्षम है पत्रकारिता को छोड़कर, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो ये पूरे देश की आंखों पे जो आप लोग ना रंगीन चश्मा लगा करके पूरी की पूरी परिस्थिति, आप इस क्रोनोलॉजी को देखिएगा।
जो ताऊ हैं भगतों के, जो अमेरिका में बैठते, जिनके लिए वोट मांगा करते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, उसने आपको परमिशन दे दी, तो वो भगतों के लिए क्या हुआ कि डंका बच गया मोदी जी का, कि अमेरिका से परमिशन मिल गई। तेल हम रूस से खरीद पाए, इसकी परमिशन अमेरिका से ही, तो इससे ये उनके लिए सम्मान की बात थी। मेरे और आपके लिए नाक कटने की, डूब मरने की बात थी, लेकिन उनके लिए वो सम्मान की बात थी। तो अपने एक बड़े सीनियर साथी हैं, मेरे तो कुलीग रहे हैं, आपके भी मित्र हैं, अनिल जैन जी, बहुत अच्छा लिखते हैं, अद्भुत लिखते हैं, गजब लिखते हैं। उन्होंने आज जो एक सटायर लिखा, कमाल ही कर दिया उन्होंने, और ये भगतों के लिए मुझे लगता है उनको प्रस्तुत कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि अभी अभी सूत्रों से, विश्व सूत्रों से खबर दी है कि अमेरिका ने भारत के लोगों को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की इजाजत दे दी है। ध्यान से सुनिएगा, सूत्रों ने अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले को मोदी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम बताते हुए कहा है कि इससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प और मजबूत होगा, कोट अनकोट। आगे जैन साहब लिखते हैं, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद पिछले 2 सप्ताह में अमेरिका से भारत को मिली है दूसरी बड़ी राहत। ये बिल्कुल वही है, कवच वाली रिपोर्टिंग है ये। वो आपको पता है, बड़ा बड़ा सैटारिकल लिखते हैं, वो बहुत अद्भुत लिखते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भी हरी झंडी दी थी। आगे लिखते हैं, आपको बता दें कि देश में रसोई गैस का संकट पैदा होने के बाद से विदेश मंत्री जयशंकर इस सिलसिले में अमेरिकी प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए थे, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3 बार राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की थी। बिल्कुल वही स्टाइल। समझा जा रहा है कि अमेरिका के इस फैसले से चीन और रूस को गहरा झटका लगा है। ध्यान से सुनिएगा, इधर भारत में विपक्षी दल भी हक्का बक्का रह गए हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। दूसरी ओर आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने अमेरिकी प्रशासन से भारत को मिली इस राहत को सनातन संस्कृति की जीत बताते हुए कहा है कि यह हिंदुओं के जगाने और संगठित होने का एक बहुत बड़ा, हिंदुओं के होने का परिणाम है कि भारत के पक्ष में अमेरिका को फैसला लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। भागवत साहब को उन्होंने कोट किया है। भागवत ने कहा कि लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाना अपनी जड़ों की ओर लौटना है। भारत को विश्व गुरु बनने के लिए इसी तरह अपने जड़ों की ओर लौटना होगा। हालांकि अभी यह जानकारी नहीं मिली कि अमेरिका ने भारत को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की अनुमति किन शर्तों पर और कितने वक्त के लिए दी है। इस बारे में विस्तृत जानकारी मिलते ही फिर हाजिर होंगे। आप आगे भी देखते रहिए, कोई भी चैनल, सारे चैनल अपने बाप को ही आगे रखें। तो अद्भुत लिखा है उन्होंने, अद्भुत, हमेशा ही लिखते हैं, लेकिन इस बार जो गैस को लेकर के सनातन को मजबूत कर दिया, मोदी जी का डंका बजा दिया, कवच कुंडल पूरे पुख्ता कर दिए। हकीकत में आप ये देखिए कि आप कहां खड़े होंगे आज। भाई, पूरी दुनिया में गैस की किल्लत है, ठीक, हमारी जो भी दुर्दशा थी नहीं थी उस थी, आपको उसको स्वीकारने में क्या परेशानी है? आप क्यों मोदी कवच से लेकर के ये सारी चीजें उठाए फिर रहे? कितने लोग इस, जो ये आपका जो दिखाया आपने, कितने लोग पढ़ते हैं इसको? एडिटोरियल की वेबसाइट फलाना, कौन मोदी का कवच ढूंढने जा रहा है वहां पे? तो कुल मिलाकर के इस देश के अंदर एक लिप सर्विस लागू होगी आशीष भाई, तो देखो सर मैंने कर दिया, वहां से आया मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में, एक एसोसिएट एडिटर ने लिखा और वो व्हाट्सएप कर दिया कि देखो सर कंप्लायंस हो गई। ये तो पत्रकारिता है देश की। जो 2 लाइन में ये लिख दे, कोई पुराना फोटो लगा करके ट्वीट कर दे, उस ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर देते हैं। फिर क्या करोगे? मोदी का कवच तो चाहिए ना। तो ये पूरा देश मोदी का कवच बना दिया गया है। आम आदमी जो बेचारा धक्के खा रहा है, ये जो मैंने आपसे सवाल पूछे, ये तो सनातन वाले सवाल थे। वाराणसी में क्यों बंद हुई रसोई? राम मंदिर में क्यों बंद हुआ खाना? इसका जवाब दे दो भाई साहब। वहां चूल्हे से ही बना लो, किसी चीज से बना लो, लोग तो रोटी खा लेंगे। बात नहीं समझ रहे हैं। नवरात्र व्रत आ गया है इसलिए बंद किया गया है, सनातन की ओर लौटना है ना। वो मैं अगर मुझे अनिल भैया मेरे बहुत प्रिय हैं, बड़े भाई जैसे हैं, बहुत सीनियर आदमी है वो, तो हाँ, जिस दौर में 84-85 में, उस दौर से वो कर रहे हैं पत्रकारिता, तो अगर मुझे उस पर टीका करना हो, जैसे गीता पर टीका लोग लिखते, तो मुझे खाली टीका करने में खाली 2 लाइन लिखूंगा। ये अनिल भैया के लिए समर्पित है 2 लाइन, कि मोहन भागवत ने कहा कि हमें जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा सनातन की रक्षा के लिए, और जड़ों की ओर तो वाकई लौटना पड़ेगा, क्योंकि तना तो पूरा चूल्हे में झोंक दिया जाएगा खाना बनाने के लिए। स्वाभाविक है, स्वाभाविक। तो जब तना झोंक दोगे तो फिर जड़ ही फूंकने की बारी होगी। तो अब तना चूल्हे में जा रहा है, जड़ फूंकने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं भागवत समेत मोदी। अगला कदम वही है, वही दिशा है।
अगला वही है। हम अगले पे जाएंगे, उस अगले के पहले जरा एक मैं आपको मोदी जी का रुपया, अभी तो आप आए इधर गैस पे तेल पे, जब रुपए की हालत देखिए, रुपया एक बार चुटकुला सुना था, चुटकुला क्या मतलब मेरे स्कूल टाइम की वो सच्ची घटना है। 30 सेकंड और ले लेता हूँ दर्शकों की नाराजगी की कीमत पे। रात में 12 बजे मेरे जानने वाले मेरे दो थे मित्र, वो रात में 12 बजे फिल्म देख के आ रहे थे, 12 साढ़े 12 बजे। तो रास्ते में उनको रोक लिया पुलिस वाले ने, डांटा डपटा, इतने समय कहाँ से आ रहे हो, कहे फिल्म देख के आ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते हो, हाँ। वहां से बड़े मुश्किल से आगे निकले, फिल्म देख के आगे निकले, तो वही लोफर लफंगे वाली बात थी कि इस समय घूमते हैं। आगे किसी से तू मैं हो गई, रात में थोड़ा अलग मिजाज वाले लोग भी घूमते हैं, ये बहुत पहले की 90s की। झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। मारपीट में जो दोनों दोस्त आ रहे थे, तो एक दोस्त चपेट में आया, उसको पटक करके वो मारने लगा जिससे झगड़ा हुआ। दूसरा वाला दोस्त पूरा प्रत्यक्षदर्शी रहा, देखा चुपचाप स्थिति का, जैसे आज हम लोग देख रहे हालात पर नजर, वैसे ही पूरा देखा। वो पीट कूट करके जब 2-4 बटन टूट गए, वहां से हाथ जोड़ के निकले आगे, तो कहा कि आज से दोस्ती खत्म, हमको मार रहे थे सब, तुम जो है देख रहे थे। तो उसने क्या कहा अरे हम जो देख रहे थे उस वजह से हम नहीं आए ना बीच में, हम देखे कि तुम नीचे से ही दनादन मार रहे हो। भीतरे भीतर कहा, भीतरे भीतर मार रहे थे, तो हम इसलिए कहें कि भीतर भीतर मार रहे हो तो हम बीच में काहे आए, इसलिए हम नहीं। मतलब वो पिट रहा था, लेकिन कहा कि हम देखें कि नीचे से तुम मार रहे हो। तो वही वाली बात है कि रुपया अब नीचे से मार रहा है, ये कहना पड़ेगा कि रुपया नीचे से मार रहा है। जब लाइए एक क्लिप है और रुपए एक साथ पूरा दिखा दीजिए, एज इट इज दिखा दीजिए। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देखिए सीटी ही बजी है, जवाब देना पड़ेगा। मैं चुनौती देता हूं इस देश की सरकार को, मोदी जी की बात का जवाब दो। मोदी जी जो कहते हैं वो कभी हल्के में नहीं कहते, इनकी बात का जवाब देना चाहिए। नहीं देना चाहिए हेमंत भाई? 93 रुपए 30 पैसे पे आ गया। इसकी असलियत बताता हूं आपको, पर्दे के पीछे की। रुपया जिस तरीके से सुबह स्लाइड कर रहा था आज बहुत, क्योंकि आज तो एक्सपेक्टेड ही था, जिस तरीके का गैस के उस पे एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला हुआ है, उधर ईरान पे भी, उधर भी, कतर पे भी, सऊदी अरब पे। तो आज की खबर असली बताता हूं आपको। आज भारत सरकार ने रुपए को फर्दर स्लाइड होने से बचने के लिए 100 अरब डॉलर बेचे हैं, 11 बिलियन डॉलर बेचे भाई साहब, और उसके बाद 93.32 पे खड़ा हुआ है $1 की तुलना में। मैंने आपको पहले दिन एक बात कही थी, अगर आपको याद हो तो, जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था 28 तारीख को, आपने अपन दोनों ने पहला शो किया था। मैंने कहा था आशीष भाई, अगर ये युद्ध 1 महीने चल गया, केवल 1 महीने, तो इस देश का रुपया 100 पे पहुंच जाएगा, 100 पर, इसमें कोई शक मत मानिएगा। और जो पेट्रोल और डीजल की जो गति बढ़ेगी ना, उसकी तो आप महज कल्पना कर सकते हैं। आज एक काम तो 93.32 कोई छोटी वो नहीं है, और उसके बावजूद भी मोदी जी से पूछ के देखिए, बड़े दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री तो वही है, या उसके बाद वो सीतारमण है आपकी, दोनों से पूछ के देख लीजिए, वो क्या कहेंगे पता है आपको, कि रुपया नहीं गिरा, डॉलर मजबूत हुआ है। तो इस कुतर्क की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो भगत करते हैं वही प्रैक्टिस हमें भी करनी चाहिए। 100 अरब डॉलर बेच दिए भाई साहब आज मार्केट के अंदर, जस्ट टू स्टेबलाइज द रूपी, इमेजिन। और ये आदमी जब बाहुबली जब सत्ता से बाहर था, तो इसके डायलॉग बाजी देखिए आप। आज की तारीख में कोई जवाब दे नहीं भाई साहब। दुनिया के अंदर फास्टेस्ट फॉलिंग करेंसी हमारी है पिछले लंबे समय से, कोई जवाब नहीं, कोई भी जवाब नहीं। आज हमारे से, आप कल्पना कीजिएगा कि अभी तो चुनाव के कारण चलो कुछ समय के लिए पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें रुक जाएंगी, गैस का तो कर दिया काम, 60 रुपए तो पहले दिन बढ़ा दिया था ना फर्स्ट शॉट में।
ये बच जाएंगी, लेकिन इसका जो मुद्रास्फीति पे असर आएगा, ओवरऑल इंपोर्ट बिल पे जो बिल आएगा असर, आप कल्पना कर सकते हैं। 105 बिलियन डॉलर बचाए थे आपने रशिया से 4 साल तेल खरीद करके। जो पब्लिक सेक्टर ने बचाए वो अलग, अंबानी अडानी ने अलग। $105 अपने भारत सरकार के बचे थे, या मुनाफा कह लीजिए या विंडफॉल कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे कह लीजिए। ठीक, 4 साल में $105 बिलियन डॉलर बचाए, एक पैसे की राहत किसी को नहीं मिली। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो ₹60 सिलेंडर के बढ़ा दिए। इसको आपदा में अवसर भी कहते हैं। और ये जितना गुजरात लॉबी है, ये केवल इसी की चैंपियन है। और मुझे तो शक है, चुनाव हो चाहे कुछ हो, क्योंकि ये आपके कवच वाले बैठे हुए हैं, वो अपने आप नैरेटिव बनाएंगे जो भी करेंगे। अगर ये लड़ाई थोड़ी सी और आगे चली तो मुझे लगता है पेट्रोल डीजल भी बढ़ाना पड़ेगा, इनके पास कोई विकल्प बचेगा नहीं। अगर ये वास्तव में 56 इंची होते ना आशीष भाई, तो जो चाइना ने किया, चाइना ने जो भारत के ऊपर प्रेशर था, आपको क्या लगता है चाइना पे प्रेशर नहीं था? वही प्रेशर था, पूरी दुनिया पे था। चाइना ने ईरान से तेल लेना जारी रखा, बिल्कुल नहीं बंद किया, एक दिन, आज भी ले रहा है। रशिया से उन्होंने एक पल भी नहीं बंद किया। बंद किसने किया? 56 इंची डंकापति ने। जो $105 बिलियन, जो हमें भी आज $50 पे मिल रहा होता ना तेल, रशिया में सब्सिडाइज दे रहा होता। कल हमने रात को शो किया, आपने मैंने 78.85 तो वो है उसको, जो उसका रेट है जो यूराल का, और जो हमारी उसमें बंदरगाह पे आके पड़ रहा है वो कॉस्ट एट द पोर्ट, वो $90 है। तो ₹50 की चीज $99 में कौन ले सकता है? वो दुनिया का सबसे बड़ा नर्क फैक्ट्री हो सकता है 56 इंची। इन भक्तों को ये कौन समझाए कि उसकी मार किसी के पिताजी की जेब पे नहीं पड़ रही है, इस देश के आम आदमी पे पड़ रही है। ये समझिएगा, अगर आपने रशिया से तेल जारी रखा होता तो आप इन सारे संकटों से बचे रहते। लेकिन उसके लिए 56 इंची चाहिए भाई साहब, लफाजी से नहीं। उसके लिए अकल होनी चाहिए, उसके लिए समझ होनी चाहिए, और उसके लिए एक विल पावर होनी चाहिए। देश के प्रति एक कमिटमेंट होना चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए, ना कि लंबी जीभ होनी चाहिए और पोमेरियन मीडिया होना चाहिए। हकीकत ये है इस देश की। अब जरा आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि जिस देश में ऐसा अपोजिशन हो और उस अपोजिशन में ऐसे लोगों पर लगाम लगाने वाला कोई ना हो, उस देश को फिर बचाएगा कौन? ये बड़ा सवाल है। जरा हेडलाइन लाइए हेडलाइन। ये देश में यही सबसे काबिल 2 लोग हैं। पश्चिम एशिया पर मनीष तिवारी भी मोदी सरकार के साथ। शशि थरूर के बाद कांग्रेस के स्टैंड को एक और झटका। क्या बोला है? ये भी इनका भी कभी आप एरोगेंस, आप तो कांग्रेस के ज्यादा करीब रहे हैं, बहुत अलग अरे लेवल भाई का। इनके बगल से आप निकल जाइए तो आंच आएगी, हो सकता है। पंजाब का चुनाव आ रहा है, कैप्टन अमरिंदर ने टिकट दिलाई थी, पहले भी उसी ने जिताया था। चंडीगढ़ से पिछली बार बिल्ली के बागों छिका टूटा था। अगर पश्चिम अब जो पंजाब की जो स्थिति आ रही है, इन केस कैप्टन को, क्योंकि उनके पल्ले कुछ है नहीं वहां, अब बहुत सारा मामला आयात किया जाना है दूसरे राज्यों की तरफ। हो सकता है कैप्टन अमरिंदर को अगर सीएम का कैंडिडेट बनाया जाए तो ये महोदय वहां जाकर चुनाव लड़ता दिखाई दे बीजेपी की टिकट पे। ये इतने बड़े वाला है। प्रद्युत बालदलोई हो सकते हैं पंजाब के। हाँ, यस आई डोंट हैव एनी डाउट्स। चुनाव लड़ने क्या कर रहे हैं इन्होंने? ये जो है शशि थरूर, अब मतलब 2 सांसद थरूर और मनीष तिवारी, ये जो सरकार की मोदी की कूटनीति है उसको सही बता रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। कहा है मनीष तिवारी ने कि यह समझना जरूरी है कि पश्चिम एशिया में एक युद्ध नहीं हो रहा है, वहां कई युद्ध एक साथ चल रहे हैं। इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ हो रहा है किसी एक पक्ष का लेना है, यह सिर्फ मध्य पूर्व के डायनेमिक्स तक ही सीमित नहीं है। खैर ये हमारी लड़ाई नहीं है। सुनिए, ये एक आदमी को अगर कहा जाए कि बहुत होशियार हैं, खैर ये हमारी लड़ाई नहीं है। मध्य पूर्व के बड़े हिस्से में हम हमेशा हाशिए के खिलाड़ी रहे। अगर हम सावधान हैं, मैं समझता हूं शायद हम सही चीज कर रहे हैं, क्योंकि रणनीतिक स्वायत्तता असल में यही है, अपने हितों की रक्षा करना और आगे बढ़ने की क्षमता। रणनीतिक स्वायत्तता बता रहा है ये आदमी, जो युद्ध में हमारे देश में संकट है, तेल गैस का वो संकट क्यों पैदा हुआ, ये कांग्रेस का सांसद है। दुर्भाग्य है, और उस दुर्भाग्य के प्रतीक हैं राहुल गांधी। इन सबको ढो रहे हैं, यही घोड़े हैं। इनको, राहुल गांधी को खुदे नहीं पता है कि वो शादी वाला घोड़ा मैदान में उतारे हैं कि जंगी घोड़ा उतारे हैं।
शशि थरूर बहुत को देख दुख के लीजिए, साथ ये कहना पड़ रहा है। शशि थरूर को देख लीजिए, लगातार थरूर देख लीजिए। थरूर तो लगातार ही है। और ये इनको- उसका छोटा रिचार्ज है। ये भी इसके अंदर भी जो एरोगेंस ऑफ कॉम्पिटेंस है वो भी अद्भुत है, अद्भुत जबरदस्त है। एरोगेंट आदमी है, एरोगेंट टू द कोर। ऐसे लगता है इसका में भाव भंगी में हम बॉडी जो चेहरा रीड करते हैं, इस आदमी का फेस एक्सप्रेशन मुझे देख करके लगता है ना कि ये अपने भीतर ही एक राष्ट्र होगा। इस टाइप वही का फील आता है कि मतलब जैसे ना चेहरे पे बातचीत करने में क्या एरोगेंसी है एकदम। बताइए, अधजल गगरी छलकत जाए कुछ नहीं। क्या रणनीतिक स्वायत्तता, रणनीतिक स्वायत्तता की बात है। हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है कि हम हमारा तेल तय कर रहा है। इसी युद्ध काल में हमारा तेल रूस से खरीदने का आदेश हमको अमेरिका दे रहा है और ये कांग्रेस का सांसद है। और अगर 1 मिनट भी ये कांग्रेस में है तो राहुल गांधी जैसा कमजोर नेता इस देश में नहीं है। फिर आप ईमानदार होना और मजबूत नेता होना, दोनों में फर्क है। आप ईमानदार हो सकते हो, आपके मानवीय, आपकी संवेदनाएं, ये पहलू अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप पार्टी नहीं चला सकते। फिर ऐसे लोग हैं, निकाल के बाहर करो। जैसे एक सांसद कम हुआ, प्रद्युत बागडोर, एक और कम हो जाए, थरूर को बाहर करो। मत आओ, एक भी राज्य में नहीं सत्ता में, वैसे भी आने वाले हो, लगता नहीं लक्षण। मत आओ 2-4 राज्यों, पार्टी तो खड़ी हो। मैं एक सलाह देके आपके पास आऊंगा। मतलब मैंने सोचा एक नई चीज, हो सकता है इस क्लिप को 2 मिनट का, मैं चाहता हूं कि इस बात पर चर्चा हो, मुझे गाली दे करके। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई थी, कांग्रेस इंदिरा। और जितने नेहरू के समय जितने वो कामराज को जान ही रहे हैं आप, और वो पूरा का पूरा जो नेक्सस था एक इंदिरा के खिलाफ, वो सब के सब एक से एक दिग्गज थे, एक से एक तोपची थे, जो गूंगी गुड़िया को इस्टेब्लिश कर रहे थे कि गूंगी गुड़िया रहेगी, हमारे इशारों पर चलेगी, जब हम बोलेंगे तब गूंगी गुड़िया का मुंह खुलेगा, हम मुंह बंद कर लेंगे, गूंगी गुड़िया का मुंह बंद हो जाएगा। सबको औकात दिखा दिया था। कांग्रेस स्प्लिट हुई थी और कांग्रेस आई बनाया, कांग्रेस इंदिरा। अगर आपके अंदर क्षमता है ना, तो आप ये सोचो नहीं फलाने चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, ढिमकाएं चले जाएंगे, ये सोचने वाला कमजोर और कायर होता है, कुछ नहीं जीवन में कर सकता। बनाओ कांग्रेस आर, छोड़ो सबको, इनका कांग्रेस इनको दे दो। ये सब कहते हैं ना कि इनका कांग्रेस ये चला रहे हैं, इनका कांग्रेस इनको दे दो। मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, जो है जो जितने हैं, इनको दे दो इनका कांग्रेस। और मैं तो ये कहता हूं प्रियंका गांधी को भी उसी कांग्रेस को दे दो कि प्रियंका गांधी भी उसमें रहे, सब चला रहे। बनाओ कांग्रेस आर, और कांग्रेस राहुल ना रखो, कांग्रेस रियल रखो उसका नाम। राहुल जिसको समझना है समझता है। देखो राजनीति नहीं बदलती है, आपके साथ आम आदमी जुड़ेगा, ईमानदार आदमी जुड़ेगा, उसमें से नेता बनाओ। हेमंत भाई, आशीष भाई, आप भी कई बार ना बड़ी नासमझी की बातें करते हो, बहुत है ना नासमझी। अरे भाई, आम आदमी को ही तो नहीं जुड़ने देना। जो चारों तरफ का जो माल है, जो उनके चारों तरफ, उनकी यही तो एक भरसक कोशिश है कि कोई राज्यसभा का चुनाव है वहां बिक जाओ, क्रॉस वोटिंग कराओ, अपने वोट रद्द करा लो। यही सारा माल है चारों तरफ। आज सुबह कांग्रेस की एक बहुत बड़ी प्रभारी हुआ करती, उन्होंने मुझे बहुत लंबा चौड़ा नोट भेजा आज, और मैं सुबह सुबह पढ़ के उसकी एक एक शब्द को सोचता रहा कि यार कितनी सटीक बात लिखी है। तो मैंने उनको कॉल किया, फिर मैंने कहा साहब आपने ये, कहते जी ऐसे नोट में 50 भेज चुकी हूँ, किसी ने पढ़ा ही नहीं आज तक। मैंने किसको भेजते हो आप? बोला हमारे संगठन महासचिव को। मगा जी उनके पास तो और बहुत सारे काम है संगठन के अलावा। आप हैरान रहिए, ये संगठन पर्व का देश है, संगठन पर्व का साल चल रहा है संगठन वर्ष कांग्रेस में। इनका संगठन महासचिव इस देश के कितने राज्यों में गया है उस अभियान के तहत, केवल वो बता दो मुझे। तो आशीष भाई, आम आदमी दूर रहे, रैंक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी में रहे, वही लाभार्थी रहे, यही सारा प्रयास। आप समझिए बात को। आप कांग्रेस रियल बना लो, कांग्रेस अनरियल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बेसिकली क्या है कि मैं आपको बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी एनीमोर, इट इज मोर ऑफ ए एनजीओ। ठीक, एनजीओ टाइप की चीज है ये, पहली बात। और अगर सही मायने और देसी भाषा में बात को, तो ये धर्मशाला है। आप चुन लो, चुने गए, क्रॉस वोटिंग कर दी, 30 करोड़ रुपए भी ले लिए टिकट के, फिर भी पार्टी में बने रहे, किसी और राज्य में कर दी तो सस्पेंड हो गए, फिर भी विधायक बने रहे। ये उस टाइप की कांग्रेस पार्टी इज मोर ऑफ ए कल्चर नाउ, इट्स नो मोर ए पॉलिटिकल पार्टी। इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं बची हुई। और मेरा तो एक और भी मानना है, बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, 100 बार हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस में अब वही लोग बचे हुए हैं जिनको बीजेपी ने छोड़ रखा है किसी काम के लिए। बिल्कुल मेरा ये मानना है, मैं 100% गलत हो सकता हूं।
लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है सही। कि जो कांग्रेस में आज लोग हैं ना ये घूम रहे, ये मान लो कि इनको किसी पर्पज से बीजेपी ने छोड़ रखा है, वरना कौन सी कांग्रेस है, किसकी कांग्रेस? अरे जिस पार्टी ने आपको विधायक बना दिया और बना दिया, उसकी उसको हराने के लिए राज्यसभा कैंडिडेट्स के लिए हर चीज में करप्शन, हर चीज में। तो ये भाई साहब जो देश में हो रहा है, मोदी जी का कवच ही है जो बचाए हुए है। फिर वही बात पे खत्म करता हूं कि मोदी जी का कवच ही बचाए। और मोदी जी का कवच कांग्रेस है, हाँ, जो मोदी जी को बचाए सबसे हुए है, सबसे बड़ा जो कवच मोदी वही जी है। हम्म। हाँ, चलिए इजाजत दीजिए, खबरें और हैं लेकर आते हैं, जल्दी ही हम आते हैं हेमंत भाई के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।